कि मेरे एरिया में तो अब्यूजमेंट हुआ है। तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, मैसेजेस भेजे जाते थे, गंदे गंदे मैसेजेस भेजे जाते थे, मेरे ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करते थे। एक लड़की है, बाहर जाएगी, रात को वापस आएगी, लेट नाइट आएगी, कभी कभी लड़कों के साथ प्रैक्टिस करेगी। जब मैं पहला नेशनल में गोल्ड जीती, मुझे बहुत खुशी हुआ था और उस गोल्ड मेडल से तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुझे इस तरह का अब्यूज किया करते थे। जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनके मन में इंडिया की इमेज क्या होती है? बाहर के लोग इंडिया को बहुत अच्छे नजरियों से देखते हैं, उनका थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्टेड पाकिस्तान। So according to you, what are the top 3 green flags? मुझे ड्रिंक स्मोक करने वाले लोग बहुत पसंद है। तो सरकार भी उन्हीं गेम को वो स्पॉन्सर देती है जो उनके खुद के हैं, जैसे खेलो इंडिया। दुनिया के किसी भी कोने में आपको ले जाकर छोड़ देंगे, अगर आपने बस्तर की जिंदगी जी ली, आप रह लोगे, आप सरवाइव कर पाओगे। आज की कहानी आपकी कहानी है। जी हाँ, ये तमाम उन हजारों करोड़ों लाखों लोगों की कहानी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सपनों को जीतने के लिए, अपने सपनों का पीछा करने के लिए। आज की कहानी है खुशबू चंद्राकर की, जो गांव से निकलती हैं और झेलती हैं समाज के तानों को, संसाधनों की कमी की समस्याओं को और सारी समस्याओं को। लेकिन वो इनसे हार नहीं मानती, वो निराश नहीं होती, वो आगे बढ़ती हैं विनर्स माइंडसेट के साथ और ना केवल खुद जीतती हैं, वो जिताती हैं भारत को 3 गोल्ड मेडल। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं खुशबू चंद्राकर और इनकी कहानी से हम सीखेंगे क्या होता है विनर्स माइंडसेट। बिना कंप्लेन करे संसाधनों का उपयोग करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बल्कि इंडिया के लिए 3 गोल्ड भी जीते हैं। जी हाँ, किक बॉक्सिंग में 3 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, नेपाल, मलेशिया और दुबई में। आज हमारे साथ है खुशबू चंद्राकर। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। आपने अपनी जर्नी शुरू की, आप नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रही, आपने बॉक्सिंग भी किया, आप किक बॉक्सिंग में आपने 3 गोल्ड दिए देश को, आपने 8-10 नेशनल अवार्ड जीते, इसके अलावा आपने दर्जनों स्टेट लेवल के अवार्ड जीते। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? शुरू से इस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल में मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, अपने मिडिल स्कूलिंग से ही। तो मैं पहला अपना जब स्पोर्ट्स स्टार्ट करी तो मैं क्लास 8th में थी। उस टाइम पे बहुत सारे खेल होते थे, राजीव गांधी खेल, पाइका खेल, ये सब ग्रामीण अंचलों में बहुत फेमस थे उस टाइम पे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले वॉलीबॉल और बैडमिंटन की प्लेयर रही स्कूल लेवल पे, तो वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ने लगा और फिर मैंने नेशनल किया, फिर स्टेट नेशनल, ऐसा करके वो स्तर बढ़ता गया। तो फिर वो शुरू से ही मेरे को काफ़ी रुचि रही है स्पोर्ट्स में, साथ ही पढ़ाई में भी मैं काफ़ी अच्छी थी। तो मेरी जर्नी वहीं स्टार्ट हुई है, वो क्लास 8 से ही स्टार्ट हुई है। तो ऐसे ऐसे इसका थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ता गया और फिर ग्रामीण अंचल खेलों से नेशनल तक, फिर नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक ही अभी जारी है। जी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके से आके आपने फिर उसके बारे में ली। उस ट्रेनिंग के दौरान आपने किन संघर्षों का सामना किया? एक समाज में जहाँ पे खेलों में करियर बनाने को थोड़ा सा एक सही तौर पे देखा नहीं जाता है। कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो और खास करके ग्रामीण इलाकों में यह है कि खेल रही है, ठीक है, ओके, बट इसमें करियर कहाँ से बनेगा? और ट्रेनिंग के दौरान भी, तो ये कैसा रहा? ये काफ़ी मिलता जुलता है मेरे से, जैसा आपने बोला कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये ग्रामीण अंचलों में पहले से ही ये चीज़ें हैं और अभी भी, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा मेरी ओपिनियन है कि ये चीज़ें अभी भी चल रही है कि लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, टीचर बनाना है और अलग अलग उसमें डालने हैं। लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती है, हर कोई इंसान सोचता है कि नहीं, स्पोर्ट्स में क्या ही करियर है, करियर है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। और यही सोच के फिर वो अपने बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स से डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं, उसमें तो कुछ करियर ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें क्या ही करोगे जाके, ऐसा रहा। तो शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट की तो मेरे पेरेंट्स भी
एग्री नहीं थे। एग्री नहीं थे, ऑनेस्ट बता रही हूँ कि वो मेरे को हमेशा ही बोलते थे, मतलब कुछ है नहीं वहाँ पे, क्या करोगे खेल के। और वही ऐसा है कि इन्वायरमेंट जब बन जाता है कि एक लड़की है, बाहर जाएगी, रात को वापिस आएगी, लेट नाइट आएगी, कभी कभी लड़कों के साथ प्रैक्टिस करेगी, तो वो चीज़ें थोड़ा पुराने ख्यालात में भी रहे हैं और अभी भी है कि लड़कियों का लेट आना, टाइम से उठना नहीं, टाइम से कुछ करना नहीं, ये सब चीज़ें अभी भी एक पेरेंट्स के मन में रहता ही है। सेम वैसी मेरे साथ भी हुई। मेरे यहाँ मम्मी थोड़े थोड़े सपोर्ट करते थे, बट दादाजी पापा मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो उनका मानना ये था कि तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो तो क्यों ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स कर रही हो, स्पोर्ट्स में कुछ करियर नहीं है, तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो तुम टीचर बन सकती हो, तुम नर्स बन सकती हो। पहले मुझे मेडिकल फील्ड का बहुत वो रहा है, इंटरेस्ट रहा है, तो मैं बायोलॉजी लेके पढ़ाई करी। तो फिर मैं चाहती थी, और मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है, प्री बीएससी का एग्ज़ाम दिया, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया, दोनों में मेरे रैंक बहुत अच्छे आए थे। तो उनका कहना ये था कि पढ़ाई में अच्छी हो तो स्पोर्ट्स मत करो। फिर ये धीरे धीरे, फिर मैं थोड़ी सी ज़िद्दी थी, अभी भी हूँ तो मैं अपनी ज़िद के कारण से ही मैं अपना करियर जो है स्पोर्ट्स में ही बनाना चाह रही थी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए तो स्कूल लेवल तक तो आसानी से वो चीज़ें हो गई। फिर जब हम कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया। तब तक मेरे 2 नेशनल हो चुके थे स्कूल लेवल तक की। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी है कि स्पोर्ट्स से थोड़ा-सा दूरी बना के रखो, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है। जैसे एक फिल्म आई थी दंगल, हुँ। तो उसमें देखते हैं कि ट्रेनिंग जो होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, वो भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की से उठाई गई फिल्म थी। ट्रेनिंग का टाइम आपका कैसा रहा? ट्रेनिंग के दौरान कोई चैलेंजेस, कोई वियर्ड चैलेंजेस आपने फेस किया? ट्रेनिंग पहले तो स्कूलिंग तक तो सारी स्कूल टाइमिंग में ही होती थी। इसके बाद जैसे मैंने किक बॉक्सिंग में शुरुआत की, तो इस मतलब किक बॉक्सिंग का बेसिक स्टार्ट यहाँ से हुआ कि हमारे यहाँ पे समर कैंप में ट्रेनिंग दी जाती थी सेल्फ डिफेंस की। वो मुकेश श्रीवास्तव सर थे, वो शायद इंडियन आर्मी में रहे। तो वो हमको ट्रेनिंग देते थे सेल्फ डिफेंस का। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर जो होता है, उसमें 21 दिन का शिविर लगाना होता है। तो उसमें आप बच्चियों को, जो छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए आपको कुछ आने चाहिए ऐसा। तो वो हम रोज सुबह मॉर्निंग में जाते थे, 2 घंटे का हमारे क्लासेस रहते थे। तो जो सर सिखाते थे वो हम ऑब्जर्व करते थे। उसके साथ ही हमको किक और पंच में इतना इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि वो फिर हमने उस सर से पूछा कि सर इसमें कुछ होता है क्या बॉक्सिंग के अलावा? सर ने बोला किक बॉक्सिंग होता है जिसमें आप पैर का भी यूज़ कर सकते हैं, किक चला सकते हैं, उसके भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। किक बॉक्सिंग के ही 5-6 इवेंट होते हैं, जैसे कि लो किक हो गया, फुल कॉन्टैक्ट हो गया, सेमी कॉन्टैक्ट हो गया, पॉइंट फाइट हो गया। ये एक अलग-अलग इवेंट होते हैं किक बॉक्सिंग के अंतर्गत। तो सर ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हम चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज तो होती है हर साल में, तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल भाग लो। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल भाग लिया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे अच्छे प्रदर्शन हुए और हम गोल्ड मेडल जीते वहाँ पे। फिर वहाँ से स्टेट लेवल हम खेलने गए कोरबा। तो पहला हमारा स्टेट वहीं हुआ कोरबा में। तो कोरबा में जब हमारा स्टेट हुआ तो हम वहाँ पे भी बहुत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। हम 3 से 4 लड़कियाँ रहीं। हमारे गरियाबंद जिले को हम लोग रिप्रेजेंट किया कोरबा पे। तो कोरबा पे भी हमारा गोल्ड मेडल ही हुआ। उसके बाद हम नेशनल, हमारा उस टाइम पे नेशनल रायपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था किक बॉक्सिंग का। तो हम नेशनल किक बॉक्सिंग रायपुर पे खेले। तो रायपुर में ये हुआ कि हम हार गए फाइट। तो फिर वहाँ से डिमोटिवेट नहीं हुए अपन, वहाँ से फिर लिए कि ये गेम बहुत अच्छा है, जब हम स्टेट में मेडल ले सकते हैं तो नेशनल में मेडल क्यों नहीं ले सकते। ये मन में थोड़ी सी उत्साह आई।
फिर उत्साह आई, फिर हमने रेगुलर प्रैक्टिस किया, ऐसे ही स्टेट से फिर नेशनल जाते गए। फिर नेशनल में मेरा मेडल लगा दिल्ली में मेरा नेशनल रहा, और नेशनल में वहाँ पे एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल मेरा। सबसे पहले किक बॉक्सिंग में नेशनल मेरा दिल्ली रहा, और उसमें दो मेडल आए थे। और दूसरी चीज ये हुआ कि जब हम प्रैक्टिस करते थे, जैसे आपने अभी पूछा कि किसी तरह का अब्यूजमेंट नहीं, किसी मतलब हुआ कि नहीं ऐसा वगैरह, तो मैं जहाँ तक ये श्योरली बोल पाऊंगी कि मेरे एरिया में तो अब्यूजमेंट हुआ है। अब्यूजमेंट इन द सेंस ये कि शब्दों से जो लोग अब्यूज कर सकते हैं कि तुम तो अच्छी लगती हो, लाइक तुम कुछ मॉडलिंग करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम काहे किक बॉक्सिंग में ये करके अपना फेस खराब कर रही हो, लाइक अपना फिटनेस खराब कर रही हो। इस तरह के जो अब्यूजमेंट वाले जो शब्द थे, उनसे मैं गुजरी हूँ। दूसरी चीज ऐसा रहा है कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, वो एरिया लड़कियों के मामले में उतनी अच्छी नहीं है, उनकी सोच उतनी अच्छी नहीं है ना, उनका नजरिया उतना अच्छा नहीं है। तो अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप करती, किसी से बात भी करती, या फिर किसी से मेरा उठना बैठना होता, तो वो एक अब्यूजमेंट के तौर पे ऐसे दीवालों में मेरे नाम लिखे जाते थे। अच्छा, लाइक सीरियसली ऐसा हुआ है, दीवालों में मेरे नाम, मेरे फ्रेंड्स के नाम ऐसे लिखे जाते थे। ओके। और मुझे उस टाइम पे मैसेजेस भेजे जाते थे, गंदे गंदे मैसेजेस भेजे जाते थे। और ऐसे जो होता है ना, एक हुटिंग जो होती है, वो लोग ऐसे खड़े होके मुझे हुटिंग करते थे, मेरे ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करते थे। लाइक ऐसी चीजें जो हुई है, वो एक तरह का ट्रॉमा रहा है मेरे लिए शुरू में। और शायद उन्हीं चीजों को लेकर जो मेरी साथ मेरी बैचमेट रही हैं, जो मेरी स्पोर्ट्स की फ्रेंड्स रही हैं, उन्होंने अपना करियर वहीं ड्रॉप कर दिया। या तो पढ़ाई के लाइन पे स्विच कर गए, या तो फिर वहां से स्पोर्ट्स लाइन से स्विच कर गए वो, कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा टाइप वाला। और मैं तो थोड़ी सी जिद्दी रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे आंसर कैसे देना है ये मुझे नहीं मालूम था। तो फिर धीरे धीरे जब एक बोलता है ना कि किसी पे इतना अत्याचार मत करो कि वो फिर पलट के वार करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा मेरा साथ हुआ है। लोग बोलते गए, उसके बाद मैंने जब अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ किया, गई मैं नेशनल स्टेट पे गई, तो फिर मुझे एक पता चला कि ऐसा तुम उनको आंसर करो, तुमको जो ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैंने आंसर करना शुरू हुआ, तो कहीं से वो धीरे धीरे करके आवाजें दबने लगी। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें तो हुई है, जैसा मैं ये इसमें फैमिली का क्या है, क्योंकि ये ट्रॉमा से सिर्फ ना एक इंडिविजुअल गुजरता है, बट उसकी पूरी फैमिली गुजरती है। उसमें उनका क्या रिएक्शन रहा इस पे? मेरी फैमिली को भी कभी कभी सुनने को मिला है। एक्चुअल में मेरे मम्मी और पापा बहुत ही डिसेंट टाइप के लोग हैं। मतलब उनको अगर कोई बोले तो वो आंसर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे टाइप, मतलब एकदम भोले भाले से डिसेंट लोग हैं। तो उनको बोलते थे कि पढ़ाई में तो तुम्हारी बच्ची अच्छी है, तो स्पोर्ट्स क्यों कराना, लड़कों के साथ उठेगी बैठेगी तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, लोग उसको गलत नजरों से देखेंगे। रात रात को 1 बजे 2 बजे रात को जब मैं टूर्नामेंट से वापस आती थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारा जिला रायपुर हुआ करता था, बाद में जिला गरियाबंद हुआ, तो उस टाइम पे रायपुर जिला हुआ करता था। तो हम जब वापस आते थे तो हमको रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। रायपुर काफी दूर पड़ता था, 110-100 किलोमीटर के आसपास, तो वो लेट हो जाती थी। तो लोग बोलते थे कि आधी आधी रात को तुम्हारी बच्ची वापस आती है। तो मेरी मम्मी उनको बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर करती थी कि मेरी बेटी कुछ अलग कर रही है, मेरी बेटी कुछ अलग कर रही है, तो अलग करेगी वो तो दिखेगी। लाइक ऐसा मेरी मम्मी का आंसर हुआ करता था। और हमारी फैमिली में मैं पहली स्पोर्ट्स पर्सन बच्ची निकली हूँ, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा फेस करना पड़ा है। आपने करियर में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जो स्पेशली जो गोल्ड्स जो रहे, वहाँ क्या माहौल होता है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो? तो निश्चित तौर पे वो गर्व तो होता ही होगा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हम टीवी में जो देख पाते हैं तो वहाँ पे तो हमको लगता है कि इज स्पोर्ट्स, लेकिन वहाँ पे लॉट ऑफ प्रेशर, एवरीथिंग। तो वहाँ पे आपने जीता, उसके बाद क्या माहौल रहा, और उस दौरान
और कौन सी इसमें उपलब्धि आपकी बेहद खास है, उससे जुड़े हुए किस्से? जब मेरा पहला इंटरनेशनल हुआ था, तो हम नेशनल से ट्रायल देके जब नेशनल पे हमारा मेडल्स होता है तो हम वहाँ पे हमारा ट्रायल भी हो जाता है और मेडल का मेडल भी हो जाता है। तो जब मैं पहला मेरा नेशनल हुआ था नेपाल, संयुक्त भारतीय खेल से हुआ था मेरा नेपाल में। तो वहाँ जब हम जाते हैं और वहाँ अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है कि वो कैसा प्रैक्टिस किया होगा, हमारा प्रैक्टिस कैसा है, उनकी टेक्निक कैसी है, हमारी टेक्निक कैसी है। और आपको जहाँ तक मालूम होगा कि हमारे यहाँ भी उतना गेम में फोकस कर पाना, सारी चीज़ों से गुजरते हुए बहुत कठिन होता है। तो कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो हमारी अपोज़िट टीम से थोड़ी-सी कम है ना? उनका थोड़ा स्टैमिना आप देखेंगे, जैसे थाईलैंड के लोगों को देखेंगे आप, जापानीज़ लोग को देखेंगे, उनका फिटनेस ही उनका स्टैमिना शो करता है कि वो कितने फ़ोर्सफुली खेलते होंगे, कितने स्टैमिना लेके खेलते होंगे। उसके बाद अब जब अपन उसको हम कंपैरिज़न करते हैं अपने आप से, तो हमको तो ये लगता है कि हम दाल-चावल खाने वाले लोग हैं। आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास वो चीज़ें हो पाएगी कि नहीं, और ख़ासकर बेसिकली जब आपके पास सुविधाओं की कमी होती है ना, तो कहीं न कहीं आप खुद से डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन जब आपको कुछ करने का जोश आता है ना? आपको कुछ करने का ये जज़्बा जब आता है, आप इंटरनेशनल लेवल पे रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा फ़ील नहीं होता कि ठीक है, जो है अगर हार जाते हैं तो एक्सपीरियंस लेके जाएँगे, जीत जाएँगे तो सफलता लेके जाएँगे। ऐसा एक थॉट मन में चलता है। और जब मेरा पहला नेशनल हुआ, तो फिर जब मैं पहला नेशनल में गोल्ड जीती, तो मुझे बहुत खुशी हुआ था। खुशी ये हुआ था कि मैं सिर्फ़ नेपाल में खेली, तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं गोल्ड मेडल तो जीती हूँ, और उस गोल्ड मेडल से तमाम लोगों के मुँह पे तमाचा है, जो मुझे इस तरह का अब्यूज़ किया करते थे, इस तरह का शब्द का यूज़ किया करते थे मेरे लिए, जो मतलब मेरे रास्ते पे जिन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, उनके लिए ये काफ़ी बहुत अच्छा मेरा अचीवमेंट रहा है। ये सोच के मन में बहुत खुशी हुई, और साथ ही जब मैंने अपने घर पे ये शेयर की कि मम्मी मैंने गोल्ड मेडल जीता है, तो लिटरली उस दिन मेरे मॉम डैड के आँख में आँसू थे। मेरी बहन प्रोफ़ेशन से नर्स है, तो उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया। मैं मतलब खुश मैं इतनी थी, और मेरी बहन के आँख में आँसू थे कि मेरी दीदी ने गोल्ड मेडल जीता है। मतलब इतने संघर्षों से वो पहला अपना इंटरनेशनल गई हैं, और उन्होंने अब पहली बार में ही कामयाबी हासिल की है, ऐसा उनका मानना था, और फैमिली भी बहुत खुश हुई थी वहाँ पे। तो अगर हम इंटरनेशनल जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने टेक्निक से खेल रहे हैं, तो उनकी टेक्निक अगर लेते हैं, तो हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है ना? उनका अगर हम रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो ये सारी चीज़ें कोई बातचीत बहुत होती है वहाँ पे कि वहाँ पे होती है, अपोनेंट से, जैसे कि फाइट के पहले तक तो नहीं होती, उसके बाद जब अगर हमारा रूम कहीं पे एक जगह पे है, या फिर हमारा मेस एक जगह पे है, या फिर हमारी जिम एरियाज़ एक जगह पे है, प्रैक्टिस एरिया एक जगह पे है, तो वहाँ पे बातचीत होती है। काफ़ी फ्रेंडशिप मतलब का ऐसा कुछ रहता है। तो मेरे अभी तक 2-3 फ्रेंड्स बने हैं, एक थाईलैंड से हैं, एक नाइजीरियन है, एक दुबई के हैं, और एक श्रीलंका के हैं। तो अभी मेरे 3-4 अच्छे फ्रेंड्स बने हुए हैं। जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं, उनके मन में इंडिया की इमेज क्या होती है, या इंडियन प्लेयर्स की, इंडियन एथलीट्स की? अ, बाहर के जो प्लेयर हैं, वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन प्लेयर्स को। अ, इंडिया का एक इमेज है बाहर, है ना? चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो। बाहर के लोग इंडिया को बहुत अच्छे नज़रियों से देखते हैं, उनका थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्टेड पाकिस्तान। वहाँ के प्लेयर्स बस हमको थोड़े से अलग ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर अब क्या है उनका, ये तो हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम मतलब हमसे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, ये फैक्ट है। कि पाकिस्तान के प्लेयर इंडियन प्लेयर से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। अगर बाय द वे मैच हमारा लगता भी है, तो वो हमको ऐसा ट्रीट करते हैं, मतलब
वो अनदर लेवल पे चले जाते हैं, वॉर की तरह। हाँ वॉर की तरह, आपने एक तरह से हम हाँ। कह सकते हैं कि वॉर की तरह से वो लोग ले लेते कि हैं। ये मैच तो जीतना ही है। रेफरीज वहां पे, खैर वहां पे बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में तो 5 रेफरीज होते हैं, एक सेंटर रेफरी होता है, बाकी साइड रेफरीज होते हैं। तो वो तो खैर वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर को सबसे ज्यादा वार्निंग्स मिलते हैं। ओके, आपने कोई मैच खेला पाकिस्तान के साथ? नहीं, पाकिस्तान के साथ अभी तक मेरा एक हाथ मैच लगा नहीं है अभी भी। मेरे बेसिकली हुए हैं श्रीलंका से, दुबई के प्लेयर से हुए हैं, नाइजीरियन से हुए हैं, थाईलैंड वाले से हुए हैं, नेपाल वाले से हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान का चांसेस नहीं मिला है, बच गए वो। दुबई में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दुबई बहुत, कोई स्पेशल मोमेंट सारे ट्रिप्स में? दुबई में काफ़ी कंट्रीज आए थे, बहुत सारे कंट्रीज थे जो पार्टिसिपेट करने आए थे वहाँ पे। मतलब बहुत सारे इंट्रैक्शन हमारे हुए हैं वहाँ पे, इंट्रैक्शन थे, क्योंकि वहाँ के रूल्स बहुत अलग है कि आप लाउड बोल नहीं सकते पब्लिक प्लेस पे, आप शाउट नहीं कर सकते। ओके, जो हम करेज के लिए वो करते हैं कि ये नहीं, वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप स्पोर्ट्स के टाइम पे कर सकते हैं। जैसे आप कहीं बाहर गए घूमने, आप रोड्स पे हैं या फिर कहीं क्लब गए या फिर कहीं शॉपिंग पे गए, घूमने गए, है ना, तो वहां पे आप उन्हीं के नियम का पालन करेंगे। आप एकदम तेज आवाज से शाउटिंग नहीं कर सकते, नॉइज आप वो नहीं कर सकते। तो वहाँ की एक अपनी नियम है। थ्रू आउट योर जर्नी आपकी क्या इंस्पिरेशन रही? क्या कुछ ऐसे लोग रहे या क्या कुछ ऐसी घटनाएं रही जिनने आपको प्रेरणा दिया? मेरी जो जर्नी रही है उसमें सब कुछ मैंने अपने घर से सीखा है। मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे मोटिव पर्सन रही हैं। मेरी जो बुआ जी हैं, मेरे मामा जी जो हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इवन फैमिली तो मुझे कम सपोर्ट करी है। मेरे मामा जी जो हैं, 2 मामा जी हैं मेरे, बुआ जी हैं, मामी जी हैं, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत भी रही है तो मैंने बोला है कि मामा जी मुझे ये चीज़ की ज़रूरत चाहिए। उन्होंने बिना किसी आंसर के मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई है। आपने फैमिली की बात की, फैमिली की बात जब हम करते हैं तो हमारी सोसाइटी में एक जो ट्रेंड है, या ट्रेंड ना कहें तो, कि एक व्यक्ति को, एक लड़की को हम तब तक सेटल नहीं मानते जब तक कि उनकी शादी ना हो, क्योंकि फैमिली ना हो, है ना। तो इस बारे में आपको भी बातें सुनने को मिलती होंगी, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? जहां तक अभी इंडियन कल्चर को देखते हैं, इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, कि लड़की की शादी 24, 25, 26 तक हो जानी चाहिए, वो सेटल हो जाने चाहिए। अगर ठीक है जॉब नहीं लग रही उसकी, वो कर रही है उस चीज की तैयारी, तो ठीक है आप शादी कर लो, फिर शादी के बाद आप इस चीज का प्रिपरेशन करना। ये बहुत सारी फैमिलियों का है। अभी मैं कल ही 27 साल की हुई हूँ। ओके, जी जी जी, अगेन मेरी हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू सो मच। कल ही मैं 27 साल की हुई हूँ, और अभी भी जहाँ मेरे पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि तुम शादी करो, शादी करो, शादी करो, वो ये बोलते हैं कि ठीक है तुमको इच्छा है तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मेरी फैमिली का थॉट है। लेकिन फैमिली को छोड़िए, जो आपके परिवार वाले हैं, आपके आस पड़ोस के हैं, जो आपके समाज वाले हैं, उनको ये लगता है कि बेटी अगर 27 साल तक बैठ गई घर पे, 30 साल तक बैठ गई, तो उनको ये लगता है कि दहेज का पैसा हमको देना है। सबसे बड़ी टेंशन वही है। वो लोग ऐसा फील कराते हैं कि उनको ज्यादा टेंशन है हमारी, माँ बाप को नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात शादी की, तो मेरे लिए भी कई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर रिश्तेदार हैं, बोलते हैं कि शादी कर लो, कैसा लड़का चाहिए है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन करते हैं। सवाल वही था। कैसा लड़का चाहिए। मुझे आजकल ट्रेंड चल रहा था कि सरकारी जॉब वाला होना चाहिए, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना कमाए। मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए शादी के मायने ये हैं कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ में है, तो मुझे अगर मेरे से कभी गलती भी हो रही है तो मुझे ये उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बोलने की कि ये चीजें वो समझेगा कि नहीं। मुझे ये सोचने
मतलब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा पार्टनर इतना काइंड होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर मैं गलती भी करती हूँ तो जहाँ पे मैं गलती की हूँ वहाँ पे वो मुझे डांटे, जहाँ पे मुझे शाबाशी देनी है वहाँ पे वो शाबाशी दे, अगर मेरी कुछ इच्छाएं हैं तो वो उसमें हेल्प करे। तो मुझे ऐसे है, मुझे बिजनेसमैन से शादी करने में भी कोई एतराज नहीं है, मुझे जॉब वाले से भी शादी करने के लिए कोई एतराज नहीं है, मुझे एटलीस्ट फार्मर। फार्मर भी है, फार्मासिस्ट भी है, कुछ भी है जॉब सो में, इसको अगर कुछ थोड़ा भी है। हम समरी कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द टॉप 3 ग्रीन फ्लैग्स फॉर अ बॉय? फॉर अ बॉय वही है कि पर्सन सही होने चाहिए। मुझे ड्रिंक और स्मोक करने वाले से थोड़ी सी दूरी बनाने में ज्यादा डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। मुझे ड्रिंक स्मोक करने वाले लोग नहीं पसंद है। दूसरी चीज, जॉब करे बिजनेस करे उससे कोई मुझे एतराज नहीं है, पर्सन सही होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, मुझे कंफर्ट जोन चाहिए एक, अगर पार्टनर है मेरा तो मुझे उससे बात करने में कंफर्ट फील होना चाहिए, मुझे उसके साथ मस्ती मजाक करने में कंफर्ट फील होना चाहिए। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं बेझिझक उसके सामने ये चीजें बोल सकूं कि यार मेरे से ये गलती हो गई, तो उसको मैं सुधारना है मुझे। तो फिर ऐसा नहीं कि तुम्हारे से गलती हो गई तो तुम ये चीजें क्यों करी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, लाइक ऐसे वाली वाइब्स मुझे नहीं चाहिए। सीधे साइड बहुत सिंपल सा। एंड व्हाट आर द टॉप 3 रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग में वही हुआ कि ड्रिंक स्मोक करने वाले नहीं होने चाहिए। वन। दूसरी चीज, लोग ये दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाने वाले मुझे नहीं चाहिए। कई लोग दिखाते हैं, ऑब्वियसली किसी के मन में ये चीजें होती हैं, कई अपने पैसे का एटीट्यूड दिखाते हैं, कई अपने स्मार्टनेस का दिखाते हैं, तो वो मुझे एटीट्यूड दिखाने वाले लोग नहीं चाहिए। तो तीसरी चीज ये है कि मुझे ऐसे रोका टोकी करने वाले नहीं चाहिए। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप मुझे बैठा के बोलिए कि मुझे आपकी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, या फिर इसमें थोड़े चेंजेस की जरूरत है, वो चीजें मैं सुनूंगी, वो चीज मैं अपने ऊपर वो चीजें फॉलो करूंगी उस चीजों को। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें अपना स्पोर्ट्स छोड़ देना है, तुम्हें मुझे लाउड बोलने की आदत है, मेरी आवाज लाउड है। एज अ पीटी टीचर भी मैं काम करती हूँ, तो मुझे 200 बच्चे संभालने पड़ते हैं, तो मुझे लाउड बोलना पड़ता है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये बात मुझे थोड़ा सा हाईलाइट हुई कि आप थोड़ी सी तेज तर्रार हैं, ऐसा मुझे, तो इस बारे में ये क्या वो है? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जी रही हूँ, मैं अपने स्टेट को भी प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने नेशन को भी प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं एज अ पीटी टीचर भी वर्क कर रही हूँ। तो वो एक जो होती है पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी में आ जाती है। अगर मैं पीटी टीचर हूँ, मेरी आवाज कम है, मैं चीजें देख रही हूँ कि वो बच्चा गलत कर रहा है अगले बच्चे के साथ में, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान रोड पे किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, किसी को मार रहा है, तो मेरी अंदर से ये चीजें आती हैं कि ये गलत है। आपको झगड़ा शॉर्ट आउट करना है, आपके लिए एक पर्टिकुलर घर है, आप वहां पे करिए, पब्लिक प्लेस पे झगड़े ना करें, पब्लिक प्लेस पे किसी को ना मारे, है ना। वैसे ही सेम बच्चों के ऊपर भी लागू होता है कि आप दूसरे बच्चे को अब्यूज ना करें। तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे इंटरफेयर करना पड़ता है, तो इसीलिए लोग मुझे तेज तर्रार कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। कहते हैं जब हम सह रहे हैं, तो किसी ने कहा था कि सहना भी उतनी ही बड़ी गलती है जितना गलती करने वाला, है ना। तो मुझे सहन नहीं होता, मैं एक टाइम तक सह लेती हूँ किसी भी चीज को, तो फिर वहां से जब ओवरफ्लोर हो जाती है चीजें तो फिर मैं फट जाती हूँ। मैं ये चीजें मैं ओपनली बोल रही हूँ, मैं फट जाती हूँ वहां पे। फिर लोगों को लगता है कि मैं आंसर करती हूँ, मैं सुन के नहीं रह सकती। तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे आपको सुनने की जरूरत वहां पे आप सुनो, जहाँ पे सुनने की जरूरत नहीं वहां पे आप मत सुनो, सीधी बात है ये। जैसे अभी हाल ही में इंडिया ने फाइनल जीता, तो 125 करोड़ की प्राइज मनी उनको मिली और बहुत सारा क्राउड, बहुत नेम फेम, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ब्रेकफास्ट हुआ। आपको नहीं लगता इस जो सारी जो चकाचौंध है जो एक स्पोर्ट्स को मिलती है, इनमें बाकी और सारे स्पोर्ट्स थोड़े से धूमिल हो जाते हैं उस चकाचौंध में, उनको वो लाइमलाइट या वो पैसा नहीं मिल पाता? इस बारे में आप क्या देखती हैं?
मैं ये मानती हूँ कि क्रिकेट की वजह से जो बाकी स्पोर्ट्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। सरकार जो है, मीडिया जो है, बीसीसीआई जो है, वो उनका एक अलग नजरिया है क्रिकेट को लेके। लेकिन हमारा नेशनल गेम कौन है? हॉकी। ठीक है, हॉकी के प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे थे। अच्छा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए, जैसा मैं सोचती हूँ। उनको स्पॉन्सरशिप नहीं दिया जा रहा था, वो बहुत ट्राई कर रहे थे यहीं कहीं से कि हमको स्पॉन्सरशिप हो जाए। लास्ट ईयर की बात है, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। उसको स्पॉन्सरशिप कौन दिया? आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी। उनके बेसिस पे हमारी लड़कियां कितने अच्छे परफॉर्मेंस की, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे इंडिया में बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे गेम हैं, अगर हम देखें उन चीजों को। स्पॉन्सरशिप के लिए आप लोगों को भी हमको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेना ना आज के टाइम बहुत चुनौती है। चाहे आप किसी भी कंपनी से लें, पर्टिकुलर किसी विधायक से ले, सांसद से ले, कहीं से भी ले, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, तो आपके इसमें मतलब गवर्नमेंट आपको लेके नहीं जाती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती है, आपको इंडिविजुअल अपना स्पॉन्सर जो है वो ढूंढना पड़ता है। जहां तक मुझे, मेरे नॉलेज में, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल तक आप अगर खेलते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी तक, और जो स्कूल लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं, SGFI जो होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो जो होते हैं, वहां तक गवर्नमेंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती है। आपके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देते हैं, आपके डाइट के चार्जेस देते हैं, है ना, आपके लिए टी-शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक सूट प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करके वो देते हैं। उसके बाद जैसे कि आप नेशनल से आगे जाके इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो सरकार भी उन्हीं गेम को वो स्पॉन्सर देती है जो उनके खुद के हैं। जैसे खेलो इंडिया, खेलो इंडिया हो गया, खेलो इंडिया मास्टर गेम हो गया, साई से जो खेलने वाले लोग हो गए, वो पर्टिकुलर उनको दे रहे हैं। और जैसे अगर हम ओपन खेलते हैं, ओपन टूर्नामेंट जो खेलते हैं, तो उसमें हमको स्पॉन्सरशिप खुद लेना पड़ता है कि हम अपने आसपास किसी कंपनी को अप्रोच करें, या फिर विधायक को अप्रोच करें, एमएलएस को हो गया, एमपीस को हो गया, तो ये हमारा खुद का स्पॉन्सरशिप होता है। पिछले के 5 साल तक तो हमको खेल अलंकरण भी नहीं मिल रहे थे। अभी जब ये वर्तमान गवर्नमेंट जब आई, वो एक अच्छी योजना उन्होंने स्टार्ट करी, खेल अलंकरण पुरस्कार। तो उसमें आपका स्तर है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे कौन से मेडल जीते हैं, कितने साल आपने खेला है, तो आपको उस स्तर से डाइट मनी का भी पैसा दिया जाएगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी की भी घोषणा होगी, और वहां से भी आपको 2 लाख रुपए प्राइज मनी, 3 लाख रुपए प्राइज मनी, ये सब सारी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा है। लास्ट टाइम पे जब गवर्नमेंट रही, वहां पे मुझे 5 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली थी, और सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट था वो देने की घोषणा की गई थी। मैं पर्सनली सीएम साहब से मिलने उनके आवास पे गई थी, जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के आई इंडिया वापस। तो उन्होंने मेरे संघर्षों को देखते हुए, श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की राशि और सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट देने का उन्होंने वादा किया था, मुझे ऐसा कहा था। फिर उसमें भर्तियों में कुछ स्टे लगना शुरू हुआ, या फिर रोक लग गई थी काफ़ी टाइम तक, तो वो चीज़ें हो नहीं पाई। दूसरी चीज़ ये रही कि मैंने हमारे यहाँ के एमपी से सहयोग मांगा था कि स्पॉन्सरशिप के लिए कि सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो आप मुझे अगर सहयोग देते हैं, तो मुझे सहायता करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये इंटरनेशनल खेलने के लिए? हाँ, ये इंटरनेशनल खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। ये उनके पेज पर भी शेयर किए, फेसबुक पेज पे, कि मैं उनसे मिलने गई थी। उन्होंने ये चीजें शेयर करी। उसके बाद लास्ट में ये मूवमेंट रहा कि उन्होंने किसी और के ऊपर वो चीजें डाल दी कि वो ठीक है, मैं बात कर चुका हूँ, वो
आपको प्रोवाइड करवा देंगे। Okay. अब वो एक छोटे स्तर पे हैं, वो नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं। तो उनको ये प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था कि मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी उस टाइम पे। तो उन्होंने उनको ये देना काफी मुश्किल था उनके लिए। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर कहीं से मार्केट से या फिर कहीं से इधर उधर से पैसे अरेंज करी, फिर मैं वो खेलने के लिए गई। ये हुआ। दूसरी चीज ये हुई कि मेरे यहाँ पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट में एक प्रभारी मंत्री थे, हमारे गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री थे। उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि आपका ये जो जितने की आप वो कर रहे हैं, स्वीकृति कर रहे हैं, उसका 50% मैं कर देता हूँ, ऐसा बोल के। उनके पीए से मुझे फोन भी आया कि सर आपके लिए इतना इतना स्वीकृत कर रहे हैं। 2 साल हो गए, वो पैसे अभी भी नहीं आए। उनके चक्कर में फिर मेरे पे ऐसा वो हो गया कि कर्ज जैसी स्थिति हो गई कि 2-2 बार का पैसा आया नहीं, तो फिर कैसे करना है ऐसा। तो मुझे फिर अपने पैसे लगा के उसमें जाने पड़े। ऐसा है। मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी वहां पे हम संविदा पे काम कर रहे थे, एकलव्य विद्यालय में संविदा पे काम कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हुई, तो जितने भी संविदा कर्मचारी थे उनको सारे को पदमुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया वहां से। फिर नए उनकी भर्ती हुई। तो अभी जो सबसे खराब स्थिति जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, वो स्पोर्ट टीचर, व्यायाम शिक्षक की चल रही है। अभी कम से कम 15 से 20 हजार डिग्रीधारी जो बीपीएड जो कर चुके हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो मास्टर भी कर चुके हैं, वो अभी घर में ऐसी बेरोजगार पड़े हैं। अभी नेशनल जो पॉलिसी है ना, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि आपको प्रत्येक स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर कंपलसरी है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि 15 साल, 17 साल, 20 साल में एक बार भर्ती हो रहे हैं, उसमें भी पोस्ट नहीं दे रहे हैं। अभी जब शिक्षक भर्ती आ रही है, 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के 108 पोस्ट हैं। तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति से जो गुजर रहा है वो अभी फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं, क्योंकि उनके पास काम है ही नहीं। वो मुश्किल से प्राइवेट स्कूल में 10,000 12,000 की नौकरी करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। वैसी स्थिति मेरी भी हो गई है अभी कि मुझे भी अगर कुछ करना है अपने लाइफ में, करियर को आगे बढ़ाना है, तो मुझे भी वैसे ही नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार हमको भर्ती दे नहीं रही। पिछले जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि आपको 1440 पोस्ट हम व्यायाम शिक्षक की भर्ती करेंगे। वो पोस्ट भी नहीं आई। अभी जो आ रही है वो 108 पोस्ट ही आ रही। 33,000 शिक्षकों की भर्ती में सिर्फ 108 व्यायाम शिक्षकों की भर्ती आ रही है। तो ये ना बहुत हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की आप जब सिलेबस निकालेंगे बीपीएड की, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, उसमें 12 से 15 आपको ऐसे कोर्स मिले दिखेंगे जो वो चीजें पढ़ के आ रहे हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बोन्स, हड्डी पढ़ेंगे, ब्लड्स पढ़ेंगे, ठीक है, रिहैब पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे। योगा पढ़ रहे हैं, योगा साइंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर आप हमको टीचिंग में भी देंगे, फील्ड में देंगे हमको, तो हम आसानी से कर लेंगे वहां पे। तो ये चीजें बहुत फेस करना पड़ रहा है अभी के फिजिकल एजुकेशन के जो डिग्रीधारी लोग जो बैठे हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है। तो उस दौर से मैं भी गुजर रही हूँ। और अभी तो ऐसा है कि मैं साफ बोल सकती हूँ कि मैंने अपने घर से पैसे लगाए हैं। तो घर से अगर पैसे लगाए हैं, क्योंकि मैं इतनी स्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए घर से पैसे लगाना मतलब ऐसा हो गया कि हमने किसी से कर्ज लेके रखा हुआ है। तो वो हम अभी कर्ज पे चल रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर करियर आगे बढ़ाना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐन वक्त में ये सब चीजें हुई तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए ट्रॉमा था। तो उन चीजों से निकलने के लिए भी थोड़े से टाइम लग रहे हैं, बट हम कर रहे हैं कोशिशें। ऐसा है। अभी आपने किक बॉक्सिंग से अपने बॉक्सिंग में कदम रखा, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ है कि किक बॉक्सिंग को लोग, अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूं जिन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि ये तो हमारा गेम नहीं है, किक बॉक्सिंग ये हमारा गेम नहीं है, ये तो दूसरों का गेम है, दूसरे देशों का गेम है। उनको ये नहीं मालूम है कि किक क्या है और बॉक्सिंग क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी मान्यताएं नहीं मिली थी हमको किक बॉक्सिंग को, अब तो मान्यता मिल गई। तो मैंने उससे किक बॉक्सिंग से ऐसा मतलब बॉक्सिंग में स्विच करने का मेरा रीजन यही रहा है कि लोग इस गेम को जानते नहीं है। और जब आप एक मेडलिस्ट हैं और आपके सामने अगर कोई ऐसा बोले कि ये गेम तो हमारा नहीं है, इस गेम में तो हमको कोई फायदे नहीं दिखते हैं, ये तो गवर्नमेंट का गेम नहीं है, तो जो अपने आप को एक बुरा फील होता है ना, वो एथलीट ही समझ सकता है, वो प्लेयर ही समझ सकता है कि उसको इतने सारे गेम है गवर्नमेंट के जिसको हम नहीं जानते। इसमें गलती प्लेयर की नहीं है कि वो खेल रहा है, गलती हमारी है क्योंकि हम क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी गेम को समझ ही नहीं रहे। क्रिकेट के अलावा हमको कोई दूसरा गेम दिखता ही नहीं है। इसमें गलती क्रिकेट की भी नहीं है, गलती लोगों की है कि आप अपने गेम को नहीं जान रहे हो। वुशु करके गेम है, जूडो करके गेम है, ताइक्वांडो करके गेम है, ये सारे गवर्नमेंट के गेम है, लेकिन लोग कितने लोग जान रहे हैं इसको? नहीं। कलारी पट्टू जिसको बोलते हैं, उसको कितने लोग जान रहे हैं? कलारी पट्टू कई हजार साल पुराना हमारा गेम है, तो उसको लोग नहीं जान रहे हैं। वो पर्टिकुलर किसी किसी स्टेट में, जैसे कि वो साउथ इंडियन गेम है, तो वो साउथ में बहुत फेमस है। केरला में जो हो गया, तमिल में जो हो गया, वो उधर बहुत फेमस है। जैसे जूडो की बात करते हैं हम, तो ये जापानीज गेम है ऐसा हमको बोलते हैं, लेकिन भाई वो इंडियन का भी गेम है। ऐसा कोई गेम तो नहीं है कि पर्टिकुलर किसी देश को दिखा रहा है, वो नहीं है ना। ऐसा है क्या कि हॉकी हमारा अगर नेशनल गेम है तो उसको कोई और नहीं खेलता, वैसा तो नहीं है। लेकिन लोग उस चीजों को समझते नहीं है और फिर उंगलियां उठाते हैं प्लेयर्स पे कि ये तुम कौन सा गेम खेल रही हो, हमको तो समझ ही नहीं आता है। तो ये गलत हो जाता है फिर प्लेयर्स के साथ में। तो लोगों को थोड़े से जागरूक होने की जरूरत है कि आप गेमों को समझें। आप क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे गेम हैं, ऐसा मेरा मानना है। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। और आपकी इस जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? मेरी इस जर्नी में सबसे बड़ी सीख ये रही है कि आप मेहनत करते जाओ, पीछे आपकी कौन सी आवाज आ रही है उस पर आप ध्यान मत दो। पीछे से आप अगर सक्सेस नहीं हुए हैं तो पीछे अब ये भी आएगी कि तुम तो खेल रहे हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, तुम तो फेलियर हो, तुम तो ये कर सकते, इसको छोड़ के तुम कुछ और करो। ये जो नॉइज है, ये जो आवाजें हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मैं इस चीज पे आगे बढ़ सकती हूँ, डेफिनेटली आप उस चीज को करें, मेरा ये मानना है। आपको अगर लगता है, आपके दिल की आवाज ये कहती है कि तुम इसमें आगे बढ़ सकती हो, इसमें तुम अपना करियर बना सकती हो, तो बिल्कुल आप वो चीजें करें। और आजकल तो सेकंड ऑप्शन का जमाना है, मैं भी सेकंड ऑप्शन लेके चलती हूँ हमेशा। मैं लाइफ में हमेशा सेकंड ऑप्शन लेके चली हूँ कि अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगी तो मैं एक ऐसा बैकअप रखूंगी, प्लान बी। क्योंकि प्लान बी रखना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, सुशांत राजपूत की मूवी रही, छिछोरे, ठीक है। उसमें बच्चा फेल हो जाता है, वो क्या करता है? सुसाइड अटेम्प्ट करता है। वो एज अ हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उसके पेरेंट्स जो कि ग्रेड 2 में पास होते हैं, सेकंड डिवीजन में पास होते हैं, थर्ड डिवीजन में पास होते हैं, लेकिन उनके पास वो लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन होता है कि ये नहीं कर पाए तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाए तो ये कर लेंगे। क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, आपके एक कदम से आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। आपके एक छोटी सोच की वजह से दूसरे की जिंदगी इफेक्ट हो सकती है। आपके एक गलत शब्द से दूसरे की जिंदगी पे खतरा बन सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा। आप किसी को बोलने से पहले ये सोचिए कि उसके मन में ये चीजें क्या प्रभाव डालेंगी, क्या बीतेगी जब वो इस चीज को सोचेगा। तो हमेशा प्लान बी लेके चलना चाहिए। तो मैंने भी अपना प्लान बी रखा है
मैंने अपना बैचलर डिग्री करी हुई है फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड मैंने की हुई है, पीजी योगा मैंने की है, अभी एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ। तो ये मेरा प्लान भी है। स्पोर्ट्स में तो मैंने भगवान की कृपा से जो भी है, भले वो जी। चीज़ें उन लोगों को नहीं हाँ। समझ में आती है कि गेम कौन सा है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रही हूँ ना। मैं अपने मेहनत के ऊपर सेटिस्फाइड रहती हूँ और मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं रहता। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से मतलब रहता है, फिर बाकियों से मतलब नहीं रहता। मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे जो करना है वो चीज़ मैं करूँगी, चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए। अगर मैं जान रही हूँ कि ये चीज़ें सही है तो वो चीज़ मैं करूँगी। ये मेरा थिंकिंग रहता है। साथ ही मेरे दोस्त लोग अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर तरह के दोस्त होने चाहिए और एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप अगर रात के 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, वो अवेलेबल होना चाहिए। वो आपकी बकवास सुने, वो आपकी स्टोरी सुने, है ना? वो आपकी चिक-चिक सुने, बक-बक सुने, सारा कुछ सुने। वो सुने और आप गलत हैं तो वहाँ पे वो बोले भी कि तू गलत है, ठीक है? लेकिन वो गलत है तू कब बोले? पर्सनल। ये चीज़ें हैं। 4 लोग के सामने ये ना बोले कि तू गलत है, नहीं, ठीक है। गलत है, कोई बात नहीं। समझाने वाले दोस्त की इस टाइम पे, इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरत है। इंसान दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ों में हमारे साथ दे रहे हैं, नहीं। वो गलत को गलत बता रहा है, वो तुम्हारा असली दोस्त है। ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि तुम किसी के घर चोरी करने जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त बोले, हाँ भाई मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। ऐसे दोस्त नहीं। वो बताए कि चोरी करना गलत बात है। वो बताए किसी के इमोशंस को डिस्ट्रॉय करना गलत बात है। आजकल सिचुएशनशिप का ज़माना है। मैं एक चीज़ पे बोलूँगी, सिचुएशनशिप का ज़माना है। लोग ये सोचते हैं कि आज हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हम इस सिचुएशन के आधार पे उसको ट्रीट करते हैं, कल का कल देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिचुएशनशिप पे कभी नहीं जीना चाहिए लोगों को। मैं ये सोचती हूँ, मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है। सिचुएशन के आधार पे आप अपने आप को ढाल नहीं सकते। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे आपको लड़ना है और मरना है, तो आप क्या लोगे? आपने बाकी टाइम तो शॉर्टकट लिए हैं और वहाँ पे आप क्या करोगे? आपको लड़ना नहीं आया तो क्या करोगे? तो सिचुएशन को समझ के, सिचुएशन के आधार पे आपको काम करना है। मैं ये सीखी हूँ और वो चीज़ें मैं करती हूँ। मुझे हर सिचुएशन में आप छोड़ दो। अगर कोई इंसान मुझे बोले कि तुमको एक दिन का एक ही टाइम का खाना मिलेगा, मैं बोलूँगी ओके है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुमको फैन में नहीं रहना है, तुम गर्मी में रहोगे, मैं बोलूँगी ओके है। तुम बोलोगे कि तुमको रायपुर में नहीं रहना, तुमको बस्तर में रहना है, मैं ओके हूँ। मैं 2 साल से बस्तर में रह रही हूँ। वहाँ की जीवन आप आके देखिए। आपको लगेगा कि एक्चुअल में अभाव क्या होता है। आपको समझ में आएगा कि हमको हमारे पेरेंट्स इतना दे रहे हैं, ठीक है? हमको इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमको शिकायतें हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आप बस्तर आके देखिए। आपको वो बच्चे, बस्तर के बच्चे मतलब जितना मैंने देखा है, उनके शरीर पे कपड़े नहीं है, इट्स ओके। उनके पास खाने के लिए आज सब्जी नहीं है, इट्स ओके। उनके पास जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, साइकिल नहीं है, वो पैदल ट्रैवल करके जाएंगे अपने मुख्यालय तक, फिर भी चेहरे पे स्माइल रहती है उनकी। तो सबसे बड़े इंस्पायर मैं उन्हीं से हुई, बस्तर के जो लोग हैं। और 2 साल मैं बस्तर में रही हूँ। मुझे सबसे बड़ी मतलब जो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो चीज़ सीखना है तो क्या सीखोगे आप? मैं बोलूँगी बस्तर का जीवन सीखो आप। किस दुनिया के किसी भी कोने में आपको ले जाकर छोड़ देंगे, अगर आपने बस्तर की ज़िंदगी जी ली, आप रह लोगे, आप सर्वाइव कर पाओगे। और आपने अगर नहीं सीखी बस्तर की ज़िंदगी और ये चीज़ें नहीं सीखी कि सिचुएशनशिप को हटा के हमको वहाँ से सीखने की ज़रूरत है, सारे सिचुएशन से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अभी तो समय ऐसा चल रहा है, इससे ज़्यादा और आगे बुरा आने वाला है, ऐसा हमारे लोग बताते हैं। तो वो सीखने की ज़रूरत है। आपने वहाँ काम किया है, हाँ। वहाँ पे एजुकेशन की क्या हालत है? सरकार अपने तरह से बहुत प्रयास कर दी है। जैसे ट्राइबल बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय है, वहाँ पे डीएवी, मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल भी है जो कम फीस में अच्छी शिक्षाएं दे रही हैं। कस्तूरबा छात्रावास की सुविधाएं दे रही हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं दे रही हैं।
और जो ट्राइबल बच्चे हैं वहाँ पे अधिकतर आपको हॉस्टल्स मिलेंगे कि बच्चे हॉस्टल में भी रहें और वहीं रह के पढ़ाई भी करें। तो सरकार अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं और वहाँ के लोग उन चीज़ों का सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि उनके लिए आप कितनी भी सुविधाएं आप दें उनको, उनकी इच्छा तो है वो चीज़ करेंगे, लेकिन ऐसा है कि वो सब चीज़ों से संतुष्ट हैं। वो अगर उनके पास गाड़ियां नहीं है तो भी वो संतुष्ट हैं। कभी वो सरकार को ब्लेम नहीं करेंगे कि हमारे लिए बसें क्यों नहीं चल रही, है ना। उनको अगर राशनिंग मिला तो भी वो खुश हैं, नहीं मिला तो भी वो खुश हैं। मतलब खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। और वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप अपनी जिंदगी जिएंगे, अगर अभाव भी है तो भी आप जिंदगी जिएंगे। वहाँ के लोगों की जो स्माइल है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सारे अभाव हैं वहाँ। अगर हम काउंट करते हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा जो होती है, उससे जो सबसे ज्यादा जो गुजर रहे हैं ना, वो बस्तर के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो गुजर, आपको वहां के प्रत्येक घर में एक शहीद मिलेंगे, हर एक घर में शहीद मिलेंगे। अभी बस्तर द नक्सल स्टोरी एक मूवी आई थी, आपने शायद देखा होगा। तो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं श्री महेंद्र कर्मा जी, जो वहाँ के लीडर थे। मैंने उनके घर में देखा है, या फिर उनके घर के लोगों को मैंने देखा है, वो सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। उनके यहाँ पे, उनके गांव में मैंने देखा है, उनकी जो मिसेस हैं वो पूर्व में एमएलए थी। मैंने देखा है कि वो सुबह से निकलती थी, शाम को वापस आती थी। वो लोगों से संपर्क कर रही हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं। तो वो चीज़ें, और मैंने उस मूवी में देखी है कि 90, मतलब उन्होंने अपने परिवार के 90 लोगों को उस नक्सली उत्पीड़न में खोया हुआ है। तो एक परिवार से आप सोचो 90 लोग अगर जाते हैं तो उस परिवार की स्थिति कैसी रही होगी। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हर एक घर में एक ना एक शहीद आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, वो बस्तर के लोग हैं, है ना। उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी वर्तमान जो सरकार है वो भी प्रयास कर रही है। अभी वर्तमान जो विधायक है वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, करते हैं। लेकिन एक ये ऐसा मसला है जो शायद मुझे लगता है कभी खत्म हो पाएगा, जो नक्सलवाद है। क्योंकि उनकी एक विशेष कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वो वहीं रहते होंगे, कोई पर्टिकुलर गांव नहीं है कि वहीं बसे होंगे। वो उनका तो पूरा जंगल ही है। वो कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है, ऐसा है। और नक्सलियों में बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। ऐसे भी लोग हैं। मतलब बोलते हैं ना कि ट्राइबल बहुत भोले भाले होते हैं, एक्चुअल में बहुत भोले भाले होते हैं। जैसे मैंने बोला कि उनके पास नहीं है तो भी वो खुश है तो भी वो खुश हैं। उनके लिए उनकी प्रकृति ही सब कुछ है, ऐसा है। वो पढ़ लिख लिए तो भी कुछ अच्छा ही करेंगे, नहीं पढ़ लिए तो भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ की जो जनजाति है, वहाँ का जो जीवन है ना, अलग ही अंदर से आपको हर दिन एक वो देगा, ताकत देगा कि आप इनसे देख के कुछ सीखिए। आप छोटे बच्चे से भी देख के सीखेंगे। हम अभी क्या करते हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास ये वाले रंग के कपड़े नहीं है। हम अपने मम्मी पापा को ये चीजें करते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा है कि उसके पास कपड़े नहीं है तभी वो खुश है। वो बच्चा, उसके चेहरे पे स्माइल है। उसके पास चप्पल नहीं है, हमारे पास अगर चप्पल नहीं हो तो हम 4 कदम ना चल पाए, ठीक है। लेकिन वहाँ के बच्चे 44 डिग्री 45 डिग्री में भी बिना चप्पल के चल रहे हैं। ये है जिंदगी। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि बस्तर से आप सीखिए। मैं 2 साल बस्तर में रही, अब मेरे अंदर इतनी संतुष्टि आ गई है ना कि ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। ये चीजें मैं वहां से सीखी हूँ। You're just 27 और जैसे मैं शादी की बात की तो उसमें बहुत सारी बातें और चलती हैं, रिलेशनशिप और बहुत तरह की।
इसमें आपका क्या टेक है? यू आर व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस राइट नाउ? मैं तो अभी रिलेशनशिप में हूँ नहीं, मैं सिंगल हूँ। रही बात किसी को डेट करने की, तो ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि राइट पर्सन का होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और जब तक राइट पर्सन ना हो तब तक आप सिंगल रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी यही सिचुएशनशिप का टाइम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला। एक दूसरे को हर्ट करने का टाइम चल रहा है, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरने की बातें चल रही है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं जहाँ तक, ये मेरी थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं या फिर पब्लिक क्या सोचती है मेरे को नहीं पता, लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। दुनिया की सबसे अगर खूबसूरत चीज़ की बात करें जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, तो वो प्यार है। प्यार है जो आपको मेरे को जोड़ के रख सकता है, पेरेंट्स को मेरे से जोड़ के रख सकता है, किसी बच्चे को मेरे से जोड़ के रख सकता है। प्यार सब चीज़ को जोड़ के ही रखा हुआ है। और प्यार ऐसी चीज़ है ना जिसको आप ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं सकते, ठीक है ना, किसी से ज़बरदस्ती ले सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद है ना, तो ये भी तो है ना कि मैं उसको पसंद आनी चाहिए। मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँ, तो अगले वाले को भी तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने चाहिए ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि प्यार ज़बरदस्ती किया जाने वाला चीज़ नहीं है, वो एक जेन्युइन है। जेन्युइन जब तक नहीं होता तब तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आइए, क्योंकि नीड सबको है, ठीक है। नीड, अगर दो पर्टिकुलर इंसान अगर रिलेशनशिप में है, किसी की नीड है, ठीक है, और कोई इमोशनली अटैच्ड है उससे, तो उसको नीड है इसलिए वो रिलेशनशिप में है, और आपको उससे प्यार है इसलिए रिलेशनशिप में है। नीड क्या है, एक समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन प्यार क्या है, वो खत्म नहीं होता। अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूं, तो मैं एक ऐसी लड़की हूं कि मुझे किसी से अगर प्यार होता है तो वो रीजन से प्यार नहीं होगा, मुझे उस इंसान के व्यक्तित्व से प्यार होगा, उस इंसान के बात करने के टेक्निक से प्यार होगा, वो इंसान कितना केयरिंग है उससे प्यार होगा, वो मुझे कैसा ट्रीट करता है उससे प्यार होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास कार है कि नहीं, उसके पास बाइक है कि नहीं, वो मुझे महंगे डेट पे ले जा सकता है कि नहीं। मुझे बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। अगर मैं आपका अपना इनबॉक्स खोल के अगर आपको दिखाऊं, तो आपको 500 से 1000 ऐसे मैसेजेस दिखाई देंगे जिसमें ये क्वेश्चन है कि आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। कई कई लोग तो ऐसा बोलते हैं आपका 2 से 3 होंगे। लेकिन ये चीज़ें मैं जानती हूँ कि मेरे पास, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये चीज़ें अगर मैं बोलती हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है। और मैं यही चीज़, मैं कर्म पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने जैसे बोला कि सिचुएशन आपको समझ के करना पड़ेगा, तो मैं कर्म पे भी बहुत बिलीव करती हूँ। अगर मैं आज जस्ट पास ऑफ टाइम के लिए किसी से रिलेशनशिप में आती हूँ, है ना, किसी से वो होती हूँ, बातचीतें करती हूँ, और मेरा मन खत्म हो गया उस चीज़ से, तो सामने वाला बंदा हर्ट होगा, ठीक है। अगर उसको इंटरेस्ट है मेरे पे और मैं टाइम पास कर रही हूँ, है ना, तो ये चीज़ हर्ट करने वाली चीज़ें हो गई। तो मुझे किसी को हर्ट करना नहीं पसंद है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं आज उसको हर्ट कर रही हूँ, उसका परसेंटेज 50 है, तो कल मुझे 80% मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें मैं मानती हूँ, है ना। मुझे भगवान पे बहुत भरोसा, जैसे मैंने बताया कि मैंने सबको अपनी फैमिली बना के रखी हुई है। तो मैं अपने पिता माँ से बोलती हूँ कि, मतलब माता आदिशक्ति जगत जननी है, उनसे मैं बोलती हूँ कि आपको जो सही लगे आप मुझे दो, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांग लूंगी, है ना। तो आपको जो सही लगे आप मुझे दो, है ना। हाँ, पर मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे वजह से किसी को हर्ट ना हो। और कहते हैं कि प्यार करते नहीं प्यार हो जाता है। हो जाता है, वो हो ही जाएगा। और अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं 500 किलोमीटर दूर में हूँ, है ना, और मेरा राइट पर्सन यहाँ रायपुर में पड़ा हुआ है, मैं बस्तर में हूँ, ठीक है, तो मेरी थिंकिंग उसके लिए नहीं बदलेगी। बिल्कुल। ये चीजें हुई है मेरे लिए, मेरे साथ एक बार, मैं वो चीजें अब तुम्हारे पॉडकास्ट में आई तो तुमको छुपाऊंगी नहीं, ये चीजें हुई है मेरे साथ। आई थिंक मुझे कोई पसंद था जिसको मैं भी पसंद रही, तो मैं वहां रहती थी और वो यहाँ पे रहते थे। तो ऐसा था कि
क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से? मतलब मैं रिलेशनशिप में कभी नहीं आई मैं रिलेशनशिप में। मुझे एज अ फ्रेंड वो पसंद था, ठीक है, और उसके लिए मेरी फीलिंग्स, मतलब उसके पास मेरे लिए फीलिंग्स रही। तो वो चीज़ें ऐसा हुई कि अब जैसे मैंने बताया कि मेरे पास फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती, तो मैंने वो चीज़ें वहीं पे उसको ख़त्म करी कि यार मुझे तुम्हारे लिए वो चीज़ें फील नहीं होती है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ वो पास ऑफ टाइम के लिए, टाइम पास के लिए मैं तुम्हारे साथ बातचीतें कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मैं कर्म पे बिलीव करती हूँ। क्योंकि आज मैं तुमको हर्ट करूँगी तो कल मैं भी होंगी, ऐसा है। तो मैं तो वही सोचती हूँ, मेरे लिए पैसा, कलर्स, है ना, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरे लिए सोल मायने रखता है ना। तो वो चीज़ें है मेरे लिए, इसीलिए मैं अभी भी सिंगल हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, तो लेट ही सही, ग्रेट देंगे। भगवान के घर देर है, देर नहीं। लेट देगा पर ग्रेट देगा, बिल्कुल। ऐसा वो है, तो देंगे। अगर उन्होंने बनाया है तो वो देंगे, नहीं तो फिर अगर आप सेटल हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, तो आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है ये चीजें, है ना। आजकल तो लोग थोड़ा शादी को अवॉइड करने लग गए हैं, क्योंकि सारी जगह पे आपको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से परेशान दिखाई देंगे ही, है ना। तो अवॉइड करने लगे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है उन चीजों से। किसी को मारा है आपने इंटरप्ट करके? फाइट में, मतलब ऐसे मैच को छोड़ के ऐसे लड़ाई झगड़े पे चले हैं, घुसे। ओके, चले हैं लगाए आप? हाँ, मैंने लगाए। ओके। लड़के को? वाओ। लड़कियों से तो ज्यादा मेरी लड़ाई, बच के रहो। लड़कियों से ज्यादा मेरी लड़ाई हुई नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट बताऊं, मेरे लड़के ज्यादा दोस्त हैं, और मुझे ना लड़कों की दोस्ती लड़कियों से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरे दोस्त अगर सुन रहे हैं तो सुनो। उनको लगता है कि मैं उनको टाइम नहीं देती, मैं उनको लगता है कि मैं भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे उस मुसीबत के टाइम पे जो रहे हैं, और अभी जब मैं कभी कभी बहुत ज्यादा लो फील करती हूँ किसी चीज को लेके, तो जो मेरे लिए अवेलेबल रहे हैं, सौरभ, अंकित, नरेंद्र, तोमेश, ये जो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है, सीनू हो गए, है ना, राघवेंद्र हो गया। आपको लड़कियों के नाम बहुत कम मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग से प्यार नहीं करती, सबसे करती हूँ। बट जो मेरे ये जो फ्रेंड रहे हैं, है ना, जिनको मैं बेझिझक कभी भी, मेरा जब भी मन करे मैं उनको फोन लगाती हूँ, प्रांजल, ये लोग, और मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड निशा और सृष्टि, ठीक है, लव यू गाइस। ये 2 मेरी ऐसी हैं। और मेरी बहन, मेरा भाई तो यहाँ रहता है, उसके लिए तो दुनिया की सारी खुशियाँ निछावर है मेरे भाई के लिए। भाई बहन जब एज में छोटे हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना भाई बहनों वाला प्यार नहीं, वहाँ एक बच्चे और माँ के जैसा वाला प्यार होता है। तो मैंने काफ़ी बुरा समय अपने देखे हैं, हमने काफ़ी बुरा समय फेस किया है, जब हमारी फैमिलीज इशू रही हैं, फाइनेंशियल इशू रही हैं, तो हमको जो चीज़ें नहीं मिली ना, वो हम ये सोचते हैं कि हमारे भाई को मिले। तो उनसे और मेरी बहन से तो अलग ही उसका प्यार है। उन मेरे को बोलते हैं, अगर वो रोते हुए कुछ किसी चीज़ के लिए बोले ना कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरे आँख में लिटरली आंसू रहते हैं। भले मैं बाहर से कितनी भी सख्त दिखूं, अंदर से एकदम कमज़ोर सा दिल, सेंसिटिव सा दिल है मेरे अंदर। तो मेरे दोस्त ऐसे हैं ना, वो मेरा सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुरा वक्त नहीं आता। मैं ओवर थिंकिंग हूँ, मैं मानती हूँ, मैं ओवर थिंक करती हूँ, और कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है जब मुझे सडनली ऐसा रोने का मन करता है, पिछली चीज़ों को याद करके, या फिर मैं दूर रहती हूँ इसलिए। तो ये मेरे जो दोस्त हैं, जिनका मैंने नाम दिया, तोमेश, सौरभ, अंकित, राघवेंद्र, प्रांजल, शीनू, ये लोग जो है, नरेंद्र जो है, ये लोग सारे तरह के मेरे हेल्प करते हैं। इवन मेरे पास पैसे भी नहीं होते ना, उस टाइम पे भी नहीं होते थे, तो ये लोग मुझे देते थे भाई। तो मुझे ऐसे ही फ्रेंड्स जो है उनकी ज़रूरत रहती है, और मैं बोलती हूँ कि ऐसे फ्रेंड होने चाहिए आपकी लाइफ में। आप
आपके पास पैसा है तो आपके कितने दोस्त हैं ये मायने नहीं रखता, आपके पास कितने अभाव में हैं आप, है ना, आपको कितनी जरूरतें हैं, तब आपके फ्रेंड जो ना बदलते हो सिचुएशन के आधार पे, वैसे फ्रेंड्स की आपकी जरूरत है। तो ये ऐसे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कि अगर मैं फोन करके रोऊं ना तो उनको रीजन बाद में पूछेंगे, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ है, चुप रहे पहले, ये ऐसा वाला उनका आंसर आता है। अगर मैं फोन करूंगी भाई मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे पैसे, वो पूछेंगे नहीं कि तू क्यों चाहिए, कब वापस करेगी, ठीक है भेज रहा हूँ, ऐसे वाला। बाद में वो फोन करके रीजन पूछेंगे कि क्या के लिए चाहिए था, तेरे को और चाहिए है क्या, ऐसे। तो ऐसे ऐसे धन्ना सेठ है मेरे पास जो हेल्प करते हैं मेरे को, मेंटली भी वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी कभी कभी सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इमोशनल सपोर्ट की बात है जो इमोशनली बहुत जो दोस्तों से attached मिलता है हैं उनसे मेरे। मिलता है। हाँ जी। और मैं चाहती हूँ कि इन लोग जैसे अभी हैं वैसे ही रहे, कभी चेंज ना हो, क्योंकि ये लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर मेरी इनसे लड़ाई भी होगी ना तो ये उतना वो नहीं करेंगे, ठीक है गुस्से के रहते तक 2 दिन हो गया, तीसरे दिन फोन आएगा, ऐसा है। करण जो मेरा फ्रेंड है काफी, ये लोग ऐसे हैं, पंकज, इन लोग सब मेरे पास बहुत टाइप्स के दोस्त हैं, बकबक करने वाले भी, तुम्हारा मूड एकदम स्विंग करने वाले भी, तुमको अच्छे मूड में लेके आने भी, मूड खराब करने वाले भी, गालियां देने वाले भी, किसी को थप्पड़ मारने में भी, मार करने में, मार लड़ाई करने में भी आगे रहने वाले लोग, ऐसे वाले हैं। बस कभी ऐसा नहीं कि तुमको धक्का करके भाग जाए, ऐसे दोस्त नहीं है मेरे। शुरू से मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं और अभी भी मेरे साथ हैं, तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। फैमिली ने जहाँ पे सपोर्ट नहीं किया ना, एक टाइम रहता है कि फैमिली ने भी जहाँ पे सपोर्ट नहीं किया ना, वहाँ पे इन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया, चाहे वो कैसे भी रहे, सिचुएशन कैसे भी रही मेरी, तो इन्होंने किया। तो जो मेरे लिए करता है ना, मैं उसको कभी नहीं भूलती, कभी नहीं, चाहे वो मेरे बुरे समय के लिए हो, चाहे वो मेरे अच्छे समय के लिए हो, मैं हमेशा उनको याद रखती हूँ ऐसे। और थैंक गॉड कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। मेरे मामा हमको हमारे पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमको किस मेडिसिन की ज़रूरत है हमारे मामा को मालूम है, हमको कौन सा खाना पसंद है हमारी बुआ जी को मालूम है, हमको कौन से ड्रेसेस पसंद है हमारी मामी जी को मालूम है ना, हमको कब बालों में तेल चाहिए हमारी बड़ी बुआ जी को मालूम है, किस बात पे हंसाना है हमारी बड़ी बुआ जी को मालूम है ना, कब डांट लगानी है मम्मी को तो मालूम है, साथ में छोटी बुआ जी को भी मालूम है। तो मैं अपनी छोटी बुआ जी को बुआ जी नहीं बोलती, वो मेरे लिए माँ है। जैसे मेरी मम्मी है ना, वैसे मेरे लिए मेरी माँ है वो। उनको सारा कुछ पसंद है। अगर मैं फ्लर्ट भी करी ना किसी के साथ, उनको मालूम है कि मेरी बेटी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। अगर मैंने किसी को गालियां दी है ना, उनको मालूम है कि मेरी बेटी ने इसको गालियां दी है। क्यों गालियां दी है मालूम है कि उसने मुझे ऐसा बोला। तो मतलब एक एक वर्ड A to Z, जैसे अगले वाले बंदे ने मुझे जिस सेंटेंस का यूज किया है, वो सेंटेंस कॉपी पेस्ट होके मेरी छोटी माँ तक जाता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, फिर रिटर्न में मैंने उनको ऐसा बोला। ये उन तक जाएगा पूरा। मेरी चाची जी जो है, मेरी चाची की जो बच्चियां हैं, वो भी हमारे काफ़ी क्लोज है ना। तो हम कभी भी अगर जाते हैं, गेट टुगेदर होता है हमारे कजन्स का, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे फैमिली बहुत अच्छी है। जैसे बोलते हैं ना बाकी के यहाँ तो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है। वैसे होते हैं, वो चीज़ें अलग है, लेकिन वो मलाल किसी के अंदर नहीं रहता। बुआ जी, मामा जी, हमारे यहाँ पे हमारे चाचा चाची की बच्चियाँ, सब अगर हम लोग एक साथ होते हैं, हमारी बड़ी मम्मी की जो हमारे कजन्स हैं उनको होते हैं, तो हम 50 से ऊपर हो जाते हैं। मतलब वो पूरा जिला है। जी। इसको परिवार क्यों बोलते, इसको जिला घोषित कर दिया जाए। तो वो एक हमारा जिला है। मुझे बड़ी फैमिली बहुत पसंद है। मैं इन फ्यूचर अगर किसी के साथ फ्यूचर डिसाइड करती हूँ तो मैं देखूंगी कि फैमिली कैसी है उनकी। मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है। आजकल की लड़कियों को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं होता है, सेपरेट फैमिली पसंद होती है, छोटी फैमिली पसंद होती है। मुझे बड़ी फैमिली पसंद है। मेरी थिंकिंग ना मैच नहीं करती।
अभी के टाइम पे, और मुझे 90s वाला प्यार चाहिए बिल्कुल। कि ठीक है फोन पे बात हो रही हमारे लिए सफिशिएंट है, वीडियो कॉल पे देख लिए हमारे लिए सफिशिएंट है उस टाइम लेटर्स का जमाना था 90s में, है ना? 90s के ज़माने पे। तो खैर अब तो चेंजेस हाँ, हो गई बिल्कुल। है, तो अगर वो है तो हम अगर लॉयल हैं तो हम हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा टाइप वाला लॉयल्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रेंडशिप में रहे चाहे वो रिलेशनशिप में रहे, वैसी है ना। तो मेरी वाइब आजकल मैच नहीं करती अभी के टाइम पे। मुझे बड़ी फैमिली चाहिए है, मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए है जिसके साथ मैं एज अ पार्टनर कम फ्रेंड ज़्यादा रहूँ। मुझे ड्रिंक स्मोक करने वाले लोग नहीं पसंद। इवन मेरी फैमिली, मेरी मामा, जितने भी हमारी फैमिली है नहीं करते। हमारे यहाँ मामा जी लोग नहीं करते। हमारे फादर कभी कभी कर लेते हैं, बट हमारी जितनी भी फैमिली, हमारे जीजा जी हो गए, वो लोग नहीं करते। मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। हमारी फैमिली में आपको दुनिया की सीख अगर लेनी है ना, आप हमारी फैमिली पे आओ, वेलकम है आपका। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे वहाँ पे, हाईली एजुकेटेड, मिडिल क्लास एजुकेटेड, हाईली रिच, मिडिल क्लास लोग, है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक से एक बढ़ के इंस्पायर हैं। जहाँ पे कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, पार्टनर कम एजुकेटेड है, जहाँ पार्टनर ज़्यादा एजुकेटेड है, हम कम एजुकेटेड है, कोई अच्छा खासा रिच है तो कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, बट हेल्प करने के लिए हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर हम घर में कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में है, सब अपना वो देंगे योगदान, बिना बोले, बिना कुछ किए, बिना मांगे। ऐसी फैमिली बहुत कम लोग को नसीब होती है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं ना बहुत अच्छी फैमिली में जन्म ली हूँ, जो स्पिरिचुअल है, भगवान पे भरोसा करने सिखाते हैं, कर्म पे भरोसा करने सिखाते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए सिखाते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं सिखाते। ठीक है, तुम्हारे से गलती हुई, मेरे घर में एक सिद्धांत है, तुम्हारे से गलती हुई, तुमको झुकना पड़े ना, तो तुम दंडवत होके नाक रगड़ के माफी मांग लो, जहाँ पे तुमको लगे कि मुझे मांगना चाहिए। और जहाँ पे तुमको लगे ना कि मुझे नहीं झुकना, तो तुम किसी के सामने मत हो, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, कोई हो। ये मेरे घर में सिखाया गया है। बड़ों का हमेशा सम्मान करो, है ना, तुम जितना लोगों का सम्मान करोगे तुमको उतना ही मिलेगा। ये चीज़ सिखाया गया है। और जहाँ पे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, तो तुम गलत हो रहा है तो आवाज़ भी उठाओ, और जहाँ पे हाथ उठाना पड़े तो हाथ भी उठा लो। ऐसे हैं। आपने बोला कि आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती, और शायद इसीलिए क्योंकि विनर्स कम होते हैं, और विनर्स माइंडसेट जो है वो यही होता है कि आप फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, धन्यवाद का भाव रखें, अपने आप को ब्लेस्ड माने। सो अभी जो हम बात कर रहे थे, ये है विनर्स माइंडसेट। इसके बाद जो हम क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब हम फील करते हैं उसके बाद ही हम खुश रहते हैं, उसके बाद ही हम एक संतुष्टि का भाव महसूस कर पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं। उसके बाद एक जो अगला पड़ाव आता है कि जो हमें मिला है हम उसे दूसरों को कैसे दें। तो मेरा अगला सवाल जो है वो उसी से रिलेटेड है कि आपने कुछ प्लान किया है कि लड़कियों को और प्रशिक्षित करने का या प्रेरित करने का काम आप करना चाहेंगे, या आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है? क्योंकि जो लोग आपको देखते होंगे वो लोग ना कि शी इज वेरी सक्सेसफुल, शी won 3 gold, she represented India, she is doing well. आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है? आई थिंक मेरे लिए सक्सेस का मायना ये है कि आप उस समाज को एक संदेश दे रहे हैं जिस समाज में लाखों तरह के सोचने वाले लोग हैं, है ना। आप, मेरे लिए सक्सेस का मायना वो है कि आपको देख के लोग क्या सीख रहे हैं। अगर मुझे देख के कोई एक बच्ची या एक कोई बच्चा ये बोलता है कि दीदी मुझे आपके जैसा बनना है, वो मेरे लिए सक्सेस है। वो ये बोलता है कि दीदी मुझे आपके जैसे पर्सनालिटी चाहिए, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। मतलब मुझे देख के लोग क्या सीख रहे हैं, ये मेरे लिए सक्सेस है। मैं क्या मैसेजेस समाज को दे रही हूँ, मैं क्या मैसेजेस लोगों को दे रही हूँ, वो मेरे से कितने इंस्पायर हैं, ये मेरे लिए सक्सेस का मतलब मेन उद्देश्य है। ये चीज़ें मेरे लिए सक्सेस वो नहीं है कि मैं 3 गोल्ड मेडल जीत गई, मेरे उठने बैठने में हाई क्लासेस के लोग हैं, है ना, मेरे पहचान में कोई रिच हैं, ये मैं अपना इमेज ऐसा बना ली, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है।
मेरे लिए सक्सेस वही है कि मुझे देख के लोग क्या सीख रहे हैं, मैं अपना क्या उसमें वो डाल रही हूँ समाज के अंदर कि लोग देख के मुझे पहचाने। ये मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा वो है, रीज़न है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर मेरे से अगर किसी को ज़रूरत है तो बेझिझक आके वो मेरे से पूछे कि दीदी आपको ये चीज़ें आती है तो आप मुझे ये बताओगे क्या? कोर्स मैं सिखाऊंगी, मेरे लिए वो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि अब मैं थोड़ी सक्सेस हो गई तो इनसे बात करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं पहले भी जैसी थी आज भी वैसी हूँ। मेरा पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी मैं दोनों को अलग रखती हूँ, मैं दोनों को कभी कंपेयर नहीं करती। मैं पहले भी आपके लिए आपकी बच्ची थी, आज भी आपके लिए आपकी बच्ची हूँ। पहले भी आपके मोहल्ले की बच्ची थी, आज भी हूँ। मेरे लिए कोई एकदम ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। हाँ, वो चेंजेस इसलिए आया क्योंकि उसको मैंने अपने पर्सनल लाइफ में उसको चेंजेस किया है, इसीलिए। आपके लिए वही हूँ मैं। बहुत सारे लोग ये चीज़ें पूछते हैं, दीदी आप नहीं बदले। तो मैं बोली जो मौसम बदल गया वो मौसम ही क्या, है ना? जो मौसम बदल गया वो मौसम ही क्या। आज बरसात है, कल ठंडी आएगी, पिछले दिन गर्मी आएगी। मौसम बदलता है, लेकिन जो बदल गया वो इंसान थोड़ी है। इंसान, आप डाउन टू अर्थ रहो। आपको मैं लिटरली बता रही हूँ, जितनी आपको रिस्पेक्ट इज्जत मिलनी है ना, आप डाउन टू अर्थ रहें, आपको उतनी मिलेगी। एकदम ज़्यादा बढ़ जाने से आपकी इज्जत कुछ दिन की मेहमान रहती है। किसी इंसान को अगर आप देखेंगे ना तो ये चीज़ें होती है कि वो इंसान नहीं बदला। लोग किसी इंसान को अगर वो नहीं बदलता तो बोलते हैं कि वो इंसान नहीं बदला, तो वो रियल में है कि जो इंसान अपने चकाचौंध को देख के, अपने सक्सेस को देख के, अपने रुतबे को देख के, अपने शान और शौकत को देख के जो नहीं बदलता ना, वही एक्चुअल में इंसान है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आनी हैं, जानी हैं, आज है कल नहीं रहेगा। ये चीज़ें आप शायद आपको अच्छी लगे ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना चकाचौंध की ज़िंदगी, वो हमेशा नहीं रहने वाली। ये जो लग्जरियस लाइफ है वो हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन वो लोग जो आपको देख रहे हैं वो हमेशा देखने वाले हैं। आपके अच्छे समय में भी वो उन्होंने आपको देखा है, आपके बुरे समय में भी उन्होंने आपको देखा है। बोलते हैं ना, बड़ा उसके सामने बनो, लेकिन जिसने तुमको बड़ा किया उसके सामने बड़े मत बनो, है ना? तो मैं उसी को चीज़ों को लेके चलती हूँ, है ना? कि आप डाउन टू अर्थ रहो, सबके दिलों में रहोगे, है ना? आप एकदम सोचोगे कि मैं अब बहुत सक्सेस हो गई तो मैं टॉप में रहूँगी, बाकी नीचे आ गए, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो आप डाउन टू अर्थ रहें, सबसे ज़्यादा अच्छा है ना? धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आप और आपने भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और आगे भी करेंगी, ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आगे के लिए बहुत बहुत भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया और आपने मुझे आने का मौका दिया, यहाँ पे अपनी बातें रखने की, जो दिली ख्वाहिश थी, जो चीज़ें हम क्या है ना कभी कह नहीं पाते कहीं पे, तो अगर हमारे से किसी को अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमको कहने में भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमको बुलाया और ऐसे ही बुलाते रहे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।